आप लोगों को एक शिकायत करना चाहता हूं। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक शिकायत करूं। मुझे जवाब चाहिए, मैं शिकायत करूं। अगर कंप्लेन करूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? कंप्लेन करो। जब लोकसभा का चुनाव था, मैं खुद उम्मीदवार था और मैं यहां आया था, इसी मैदान में आया था। आधे लोग भी नहीं आए थे और आज इतनी बड़ी सभा कर दी आप लोगों ने, तो मैं आपको शिकायत करूं कि न करूं? अगर उस समय इससे 1/4 लोग थे तो भी पोन राधाकृष्णन चुनाव जीत गए थे। आज तो इतने लोग हैं तो मुझे तो लगता है कि तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी नया इतिहास बनाएगा। मैं आज कन्याकुमारी जब आया हूं तो मैं सबसे पहले आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। कई वर्षों से कोलाचेल में पोर्ट बने, अच्छा पोर्ट तैयार हो, ये यहां के लोगों का सपना था। दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया है कि तमिलनाडु का एक ताकतवर पोर्ट ये कोलाचेल में बनाया जाएगा। अभी जो प्राथमिक अंदाज है, करीब 21,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा। यहां इस इलाके के सब नौजवानों के लिए रोजगार की संभावना पैदा होगी। ये पूरा क्षेत्र विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। शायद इस इलाके में 21,000 करोड़ रुपीस का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पहली बार आ रहा है। कन्याकुमारी के गरीब से गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए द बेस्ट अल्टरनेट इज टूरिज्म। और टूरिज्म में कम से कम इन्वेस्टमेंट होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी मैक्सिमम लोगों को रोजी रोटी कमाने का अवसर मिलता है। गरीब से गरीब आदमी भी टूरिज्म बढ़ता है तो उसका पेट भर सकता है, घर चला सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, बुजुर्गों को दवाई दे सकता है। लेकिन टूरिज्म तब बढ़ता है जब आप टूरिस्टों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें। और इसलिए एक सबसे बड़ी मांग बहुत सालों से थी, कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम तक एक ऐसा रोड बने, ऐसा बड़ा रोड बने ताकि टूरिस्टों को आने की सुविधा बढ़े। और इसलिए कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम के रोड का काम भारत सरकार के हमारे मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी आकर के उसका शिलान्यास कर गए थे और बहुत ही कम समय में एक बढ़िया से बढ़िया रोड त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट तक आपको मिलने वाला है। टूरिस्टों के लिए तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट कन्याकुमारी के लिए आने के लिए सबसे सरल है। रोड बन जाएगा तो टूरिस्ट आसानी से कन्याकुमारी आएगा। हमारी सारी समस्याओं से अगर हमें मुक्ति चाहिए, हर मुसीबत से अगर हमें छुटकारा चाहिए, तो उसके लिए एक ही मेडिसिन है, एक ही जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। और इसलिए हमने हमारा पूरा ध्यान सबका साथ सबका विकास, इसी एक मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हम काम में लगे हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी तकलीफ होती है तो दिल्ली की सरकार तुरंत पहुंचने का प्रयास करती है। पिछले दिनों चेन्नई में बाढ़ आई तो दिल्ली सरकार सबसे पहले चेन्नई के मेरे भाइयों बहनों की मदद के लिए आ पहुंची थी। हमारे यहां के 5 मछुआरे, 5 फिशरमैन
गरीब फिशरमैन, उनको श्रीलंका में फांसी की सजा हो गई थी। उनका फांसी पर लटकना तय हो गया था। यहां उनके परिवारजनों ने भी आशा छोड़ दी थी कि अब उनके परिवारजन फांसी पे लटक जाएंगे, अब वो हिंदुस्तान वापस नहीं आएंगे। ये बात आप सबको याद होगी। और मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है कि तमिलनाडु का मेरा फिशरमैन, उसको हम मरने नहीं देंगे। और हमने हमारी पूरी ताकत का उपयोग किया, संबंधों का उपयोग किया और हमारे 5 फिशरमैन को फांसी के गले के फंदे से छुड़ा करके वापस लाए और उनके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया। जब खाड़ी के देशों में कोई संकट आता है तो वहां जो हमारे लाखों भारतीय परिवार है, उनके लिए मुसीबत पैदा होती है। एक बार हमारी केरल की बेटियों को आतंकवादी उठा करके ले गए। उनके बेटियों में मुसलमान बेटियां थी, हिंदू बेटियां थी, ईसाई बेटियां थी। और आतंकवादियों के शिकंजे से छुड़ाना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम उनको भी वापस ले आए और उनके मां बाप को उन्हें लौटा दिया। इतना ही नहीं, यमन में हमारे तमिलनाडु के, केरल के हजारों लोग फंसे थे। उनको भी हजारों की तादाद में जहाज भर भर करके बमबारी चल रही थी, जीवन और मृत्यु का खेल खेला जा रहा था। भारतीय लोगों को हम जिंदा बचा करके ले आए। उसमें तमिलनाडु के लोग भी थे, केरल के लोग भी थे। यही हमारे तमिलनाडु का एक फादर प्रेम, जो भगवान यीशु के नाम पर अफगानिस्तान में जाकर के लोगों की सेवा कर रहा था। लेकिन फादर प्रेम को अफगानिस्तान के आतंकवादी तालिबान फादर प्रेम को उठा के ले गया। 9 महीने तक पता तक नहीं चल रहा था कि वो जिंदा है कि उसे मार दिया। ले गए तो कहां ले गए, कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है। उसके परिवार तमिलनाडु में रहता था, रो रहे थे, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और हम लगातार लगे रहे, फादर प्रेम को जिंदा लाने की कोशिश करते रहे। जितने भी लोगों की मदद लेनी पड़े ली। 9 महीने तक मेहनत की और एक दिन हमें सफलता मिली। उसको लाया हम काबुल में, और मैंने दिल्ली से यहां उसके परिवार को फोन किया। प्रेम की बहन ने फोन उठाया। मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। वो मानने को तैयार नहीं थी। क्या प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार में फोन करेगा? मैंने उनको कहा मैं सच बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी बोल रहा हूं। और मैंने कहा मैं आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। मैंने कहा कि आपका भाई फादर प्रेम अब हमारे हाथ आ गया है, आतंकवादियों से छुड़ा लिया है और अभी काबुल एयरपोर्ट में वो बैठेगा विमान में और 3 घंटे के अंदर वो दिल्ली आ जाएगा। आप अपने परिवार को खुशखबरी दे दो। और फादर प्रेम आ गया, परिवार में पहुंच गया। एक काम करने वाली सरकार, जनता की चिंता करने वाली सरकार किस प्रकार से काम कर सकती है, इसका आप नमूना देख रहे हैं। कभी कभी लोग भ्रम में होते हैं कि गरीब को सस्ते में जो चावल मिलता है, थाली में जो चावल आता है सस्ते में, कुछ लोग मानते हैं उनको पता ही नहीं कहां से आता है।
और यहां कोई बताता भी नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी थाली में जो चावल आता है ना, 1 किलो पर 27 रुपये 27 रुपीज दिल्ली की सरकार के खजाने से आता है, और तब जाकर के आपको 1 रुपये 2 रुपये में चावल मिलता है। आपको भी पता नहीं होगा कि रोज गरीब परिवार जो चावल खाता है, वो दिल्ली सरकार गरीबों की चिंता कर रही है, उसके कारण इतना मुफ्त के दाम से चावल आपकी थाली में आता है। गरीब परिवार सस्ते में, एक प्रकार से मुफ्त के भाव से चावल खाता है, लेकिन कभी उस पर प्रधानमंत्री की, मोदी की फोटो नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं है। हमें तो खुशी ये है कि मेरे गरीब परिवार के चेहरे पर मुस्कान होती है, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा संतोष होता है। दिल्ली में बहुत सरकारें आके गई, चुनाव आता है तो गरीबों की बातें करते हैं, सुबह शाम गरीब 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 बोलते रहते हैं, लेकिन गरीब के घर में चूल्हा कैसे जलेगा, इसकी कभी किसी चिंता दिल्ली में बैठी हुई गरीबों की कहने वाली सरकारों ने कभी नहीं की। गरीब मां घर में जब खाना पकाती है, लकड़ी का चूल्हा जलाती है, तो एक दिन में खाना पकाने के कारण लकड़ी के चूल्हे से जो धुआं निकलता है, गरीब मां के शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं उस गरीब मां के शरीर में जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाने वाली मां की तबीयत का हाल क्या होगा। हमने पिछले 1 साल में 3 करोड़ परिवारों को गैस का चूल्हा दिया, रसोई गैस का चूल्हा दिया, रसोई गैस दिया, और 3 करोड़ परिवारों में लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति दिला दी। भाइयों बहनों, अब मेरा सपना है इस देश में करीब 5 करोड़ माताएं ऐसी हैं जो गरीब है, जो घर में लकड़ी का चूल्हा जलाती है। आने वाले 3 वर्ष में 5 करोड़ परिवारों को गैस का चूल्हा देकर के उनको लकड़ी के चूल्हे के धुएं से बचाने का मैंने सपना रखा है, संकल्प किया है, पूरा करके दिखाऊंगा। इस बार हमने बजट में व्यवस्था की है कि किसी गरीब परिवार में अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया तक की दवाई की जिम्मेवारी दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार उठाएगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विकास का कितना ही काम करें, लेकिन अगर भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेंगे तो गरीब के घर तक विकास नहीं जाएगा। पिछले चुनाव में आपने देखा था, कोयले में चोरी, कोयले का भ्रष्टाचार, 2G भ्रष्टाचार, 3G भ्रष्टाचार, और 2G 3G के तो बड़े बड़े लोग यहां तमिलनाडु में हैं, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया पूरा देश जानता है। और आजकल आपने अखबार में देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, हेलीकॉप्टर में से भी रुपये मार लिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इटाली की कोर्ट कह रही है, इटाली की कोर्ट। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने करप्शन को खत्म करने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए हैं। और आपने देखा होगा, दिल्ली में मुझे 2 साल हो गए, लेकिन हमारे पर करप्शन का एक भी चार्ज नहीं लगा है। करप्शन कैसे होता है और करप्शन कैसे रोका जाता है,
हमारे देश में अगर नौजवान को नौकरी चाहिए, सर्विस चाहिए, सरकार में अप्लाई करता है, एग्जाम देता है, फिर इंटरव्यू का कॉल आता है। जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो ढूंढता है कोई पहचान वाला मिलेगा क्या, किसी को पैसे दे दूं तो नौकरी मिल जाएगी क्या। पिता अपनी जमीन बेच देता है, माता अपने गहने बेच देती है, क्योंकि बेटे को कहीं सरकार में नौकरी मिल जाए और इंटरव्यू में पास हो जाए। अब इंटरव्यू होगा तो करप्शन होगा ना, और इसलिए हमने तय किया, भारत सरकार ने निर्णय किया कि क्लास 3 और क्लास 4 अगर उसकी नौकरी का विषय है तो रिटर्न एग्जाम में जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर उसको नौकरी दे दी जाएगी। इंटरव्यू खत्म कर दिया, करप्शन चला गया। भाइयों बहनों, विकास के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं तमिलनाडु में भी विकास करना चाहता हूं और तमिलनाडु के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, कभी एक कभी वो जो चल रहा है ना, अब उसमें से बाहर निकलो और भारतीय जनता पार्टी को मौका दो। हम आपका भाग्य बदलने का आपको विश्वास देते हैं। वो तालियां बजाते रहे, हम देखते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। तालियां बजाने आपके लिए भी है। 50 साल से यही होते रहा। 50 साल से यही होते रहा। अरे तुम तो बोलने वाले 15 साल भी वही बोलते रहो, 100 साल तक तुम बोलते रहो वही।